हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। हम आज अपने पिछले यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि जो रहेगा आपका काइनेटिक थ्योरी, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को आज हम स्टार्ट करेंगे। और मतलब ऐसे कहने आप अगर आपके यूनिवर्सिटी में या तो इस चैप्टर का नाम, इस यूनिट का नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो सकता है या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हो सकता है, कुछ भी करके हो सकता है। तो गैसेस के रिस्पेक्ट में ये हम देखने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली जो भी प्रॉपर्टीज आपके गैसेस शो करते हैं, क्योंकि गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही दूरी दूरी पे, मतलब दूर प्रेजेंट होते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है उनके में ज़्यादा होता है, जिस वजह से आपको काइनेटिक मोशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उनको हम देखेंगे, यानी ये वाले चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और रही बात पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन एट द एंड में करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है। पहले हम सिलेबस पे फोकस कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो आपका क्वेश्चन है एट द लास्ट बस क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे हम, जिसमें हम सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेंगे। तो वहाँ पे क्वेश्चन सारे यूनिट से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और सारी यूनिट्स को सेपरेटली भी और एक साथ भी सारे कंबाइन करके, जैसे आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा वैसे भी हम कवर करेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो उस बात की टेंशन न लेना कि एग्जाम कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। पहले हम सिलेबस कर ले अपना, फिर हम क्वेश्चन को देख ही लेंगे, है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करें हम अपने नेक्स्ट यूनिट को, ठीक है। तो हमारा इस यूनिट में पहला जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो आपका क्या है, वो है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या है आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस मैंने जैसा बताया कि ये जो गैसेस हैं आपके, ये क्या है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक मॉलिक्यूल यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे प्रेजेंट होता है। जबकि सॉलिड और लिक्विड में ऐसा, आप सॉलिड में देखो, सॉलिड में ऐसे 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 देखने को मिलेगा, है ना। सॉलिड में ऐसे आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ऐसे देखने को मिलेंगे, वही आपके लिक्विड में थोड़ी और दूरी रहेगी, ठीक है। लेकिन जो आपके गैसेस हैं उसमें ये कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स इतने इतने दूरी पे प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इस वजह से आप देखो, इस वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स काइनेटिक मोशन कर रहे होते हैं। काइनेटिक मोशन क्या होता है बच्चों, काइनेटिक मोशन यानी कि ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, अपने अंदर की जो भी एनर्जी होगी उसकी वजह से कुछ मोशन इधर उधर डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे मूवमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, काइनेटिक मोशन शो करते हैं, ठीक है, हर एक टाइम। अब इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा तो ये मॉलिक्यूल ये नहीं है कि यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट ऐसे है ही नहीं, ये क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, फिर मूव करते रहेंगे, कभी कभी कंटेनर से टकराएंगे, कोई यहाँ प्रेजेंट होगा तो इतने सारे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, आपके मूवमेंट शो कर रहे होंगे, कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन कर रहे होंगे। इसीलिए हम गैसेस को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखते हैं। जबकि सॉलिड में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉलिड यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोई मोशन नहीं करेगा। लेकिन ये जो है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हम सी लेंगे तो एम सी स्क्वायर, तो हाफ एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे होंगे, ये मोशन कर रहे होंगे, कौन, आपकी गैस मॉलिक्यूल्स। इस वजह से जो गैसेस की प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट हो जाती है और उनको हम अलग से सेपरेटली पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है गैसेस की, ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है गैसेस की, उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं और आपको बस इन पोस्टुलेट्स के बारे में ही जानना है। आपके सिलेबस में यही है कि ये पोस्टुलेट्स बेसिकली हैं क्या, ठीक है। तो इस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला आपका पोस्टुलेट है कि जो आपका गैस होगा ना, किसी भी कंटेनर में गैस ले लो या फिर कहीं भी आप मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, तो उस रूम में क्या है, उस रूम में पूरा गैस मॉलिक्यूल्स भरे हैं, ठीक है। एयर मतलब कुछ ऑक्सीजन होगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन, ये सब सारी गैसेस प्रेजेंट है आपके इन्वायरमेंट में, जिस भी रूम में बैठे हो।
तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो गैस होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। ये सब क्या है, ये सब पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कह रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स। इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो ये जो गैस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके कुछ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और इन पार्टिकल्स को बेसिकली हम क्या बोल रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, इनको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े नहीं, इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे कि ये जो इस पूरे कंटेनर, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा गैस है इस बॉक्स, इस कंटेनर में, मान लो ये कोई क्लोज कंटेनर है, तो इस क्लोज्ड कंटेनर में अगर आपका गैस मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैस रखा है, तो इसमें क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ना, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इसका जो साइज है वो इतना छोटा है ना, इतना छोटा है कि जो मतलब अगर हम ये पूरा वॉल्यूम ले लें, तो इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो एक मॉलिक्यूल आपका एरिया ऑक्युपाई करेगा, जो जगह ऑक्युपाई करेगा, वो एकदम नेग्लिजिबल मान। ठीक है, वो एकदम नेग्लिजिबल, यानी इसकी साइज कैसी है, बहुत छोटी है, इस पूरे वॉल्यूम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा ये ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, जो कि एकदम नेग्लिजिबल के बराबर है। तो ये क्या होगा, ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही, टोटल वॉल्यूम का बहुत ही कम गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस का बहुत ही कम एरिया ऑक्युपाई किए हुए है। ठीक है, तो ये था आपका पहला पोस्टुलेट क्या कहा कि आपके जो गैस है ना, तो जो गैस होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। दूसरी चीज ये कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि अगर हम इस टोटल वॉल्यूम के कैसे कंपेयर करें तो ये बहुत छोटे होते हैं। टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, एकदम नेग्लिजिबल साइज से, यानी कि पूरे गैस का ये बहुत ही छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, चलो अब देखो ये चीज समझ में आ जाएगी बहुत ईजिली। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्किप करा सकती हूँ, लेकिन फिर कुछ बच्चे बोलेंगे मैम समझ में नहीं आया क्या लिखा रहता है, तो इसलिए इसको समझाना जरूरी हो जाता है। गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, माइन्यूट मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। उन माइन्यूट पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, और ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होंगे, दीज मॉलिक्यूल्स आर so small that their actual volume is a negligible fraction of the total volume occupied by the gases। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल एक है वो इतना छोटा है कि जो ये जगह ऑक्युपाई कर रहा है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मतलब जैसे मानो समुद्र है, तो उस ओशियन में से, उस समुद्र में से तुम जाओ और एक ग्लास पानी ले लो, क्या समुद्र की पानी को कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही नेग्लिजिबल हो जाता है कि जो एक छोटा सा पार्टिकल है उसका जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किए हुए वो इतना छोटा है कि पूरे वॉल्यूम के एकदम नेग्लिजिबल है वो। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम जो भी स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैसेस उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा वो कवर किए हुए होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जो पार्टिकल्स होंगे, मैंने ऐसे बताया कि ये ऐसे गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, ये पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे होंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये एरो क्या डोनेट कर रहा है, तो इनके मूवमेंट का डायरेक्शन। तो ऐसे सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स हो रहे होंगे वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे। आपके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है जिसके लिए जो जितना जिधर घूमना चाहे, जिधर जाना चाहे उधर घूम सकता है। सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे होंगे। अब ये बताओ, ये घूम रहा है इधर जा रहा है, ये भी घूम रहा है इधर आ रहा है, तो क्या ये कोलाइड करेंगे? क्या ये कोलाइड करेंगे? हाँ, ये कोलाइड करेंगे। तो ये घूमते हुए क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलिजन भी करते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये कि ये जो होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स ये सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करते हैं, सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करते हैं और साथ ही साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जाके कोलाइड भी करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर के कोलाइड भी करते हैं और साथ ही साथ मान लीजिए यहाँ मूव किया तो इस ये कंटेनर है, इस कंटेनर के वेसल से भी कोलाइड करेगा। ठीक है, तो यही है आपका दूसरा पोस्टुलेट कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे। रैंडम मोशन मींस कि किसी भी डायरेक्शन में, जितने पॉसिबल डायरेक्शन है, इधर जाना चाहो इधर जा रहे, इधर जाना चाहो जिधर भी जाना चाहो उधर जा रहे मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन कर रहे हैं और मोशन करते हुए मॉलिक्यूल्स के साथ तो टकरा ही रहे हैं और साथ ही साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर के वॉल से भी ये क्या कर रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो यही आपका लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन। कॉन्स्टेंटली वो रैपिडली मतलब एकदम मतलब भिड़ते रहना, एक दूसरे से एकदम भिड़ते रहना है, कॉन्टिन्यूअस रैपिडली मोशन कर रहे हैं और सारे पॉसिबल डायरेक्शन में जिधर जा सकते हैं उतने पॉसिबल डायरेक्शंस में मोशन करेंगे और एकदम रैंडम मैनर में कि किसी को जिधर मन करेगा उधर जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, मोशन से कोलाइडिंग इन अ रैंडम मैनर, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से और साथ ही साथ जो आपका वेसल है उसके कंटेनर, उसके वॉल से भी कोलाइड कर रहे हैं, कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, ये आपका हो गया सेकंड पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट क्या कहेगा, अब तो हम ये कह दिए कि कोलिजन हो रहा है, बट जो कोलिजन हो रहा है आपका वो किस टाइप का कोलिजन हो रहा है, वो कैसे कोलिजन हो रहा है। तो जो आपका कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसा कोलिजन होता है, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब बोलोगे मैम इलास्टिक क्या होता है, तो इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन जिसमें कोलाइड करने पे क्या हो, एनर्जी का लॉस ना हो, क्या हो, एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है, यानी इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन्स, जैसे मान लो यहाँ से कोई शीट लगा दो, कोई शीट लगा दो और यहाँ पे टॉर्च ले लो और टॉर्च को क्या करो, टॉर्च को जलाओ, तो यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से जितनी लाइट हम दे रहे हैं उतनी लाइट पास कर गए, तो ये हो गया क्या, इलास्टिक। ठीक है, अगर यहाँ से जितनी लाइट दी है उससे कम आई तो इन इलास्टिक, यानी कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, तो जो हम देते हैं वो हमें मिल जाता है, यानी कुछ लॉस नहीं होता, तो वो ऐसे क्या होते हैं, इलास्टिक, अदरवाइज इन इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आपके कोलाइड कर रहे हैं आपस में, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ इस कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड कर रहे हैं, तो ये कैसे कोलिजन दे रहे हैं, आपके इलास्टिक कोलिजन। मतलब क्या है कि ये कोलाइड करा इससे, ये कोलाइड करा इससे, तो किसी की एनर्जी जो है लॉस नहीं होगी। मान लो कोलाइड करते करते एनर्जी लॉस हो जाती, तो एक टाइम ऐसा आता है जब मॉलिक्यूल्स क्या पड़ जाते, एकदम सुस्त पड़ जाते, कोई मोशन ही नहीं करते। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता है, वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन ऑल टाइम करते रहते हैं ना, तो इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं आपको देखने को मिलेगा, यानी कोलाइड करेंगे, वेसल से टकराएंगे, लेकिन जो कोलिजन होगा वो आपका इलास्टिक होने वाला है और कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, वो ऐसा हो सकता है कि मान लो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई, इसकी कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई, मान लो कोई दूसरा और मॉलिक्यूल, मान लो इसकी इसमें ट्रांसफर हो गई, ये वाले की इसमें ट्रांसफर हो गई, तो ऐसे ही इंटरचेंजेबल होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के में ट्रांसफर होगी। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, तो लेकिन कंप्लीटली वैनिश नहीं हो रही, यानी कोलिजन इलास्टिक है, लेकिन क्या है कि जो आपके जो एनर्जी है वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही होती है, वन मॉलिक्यूल से अनदर। ठीक है, लेकिन इसको ट्रांसफर हो भी रही है तो एज अ काइनेटिक एनर्जी ही हो रही है। इस एनर्जी, जो भी एनर्जी ट्रांसफर है उसकी वजह से ये मोशन में ही रहेगा, ऐसा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यानी जो एनर्जी इसके पास थी जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में दूसरे मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, यानी
कि काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा और वो काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो थर्ड जो आपका पोस्टुलेट था वो यही था कि जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, ठीक है, इलास्टिक होगा। एनर्जी जो है, एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिल सकता है, आपको एनर्जी ट्रांसफर देखने को मिलेगा, लेकिन सेम टाइप ऑफ एनर्जी में। ये किसमें चेंज होगा? सेम टाइप ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा होगा, सेम टाइप ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा होगा। यानी कि मान लो काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में ही दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। ये नहीं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तुम्हारी लाइट एनर्जी में, ठीक है, या फिर किसी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दूसरे को काइनेटिक एनर्जी देगा और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन करेंगे। बहुत हो गया, चलो। द मॉलिक्यूलर पोलिशन आर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, सामार कर लो। तो मॉलिक्यूलर पोल्यूशन कैसे होते हैं गैसेस में? परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, या फिर कैसे होते हैं? तो आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? इलास्टिक। क्या बोलोगे? इलास्टिक। सो दैट देयर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से कोई नेट लॉस नहीं हो रहा है। क्या नेट लॉस कह रहा है? कोई नेट लॉस नहीं होगा एनर्जी का, कोई लॉस, नेट लॉस नहीं होगा। यानी अगर हम इसको ट्रांसफर भी किया तो एट द लास्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो पहले रहा था वही अब भी आएगा, तो नेट लॉस नहीं होगा एनर्जी का। लेकिन when the gas molecule collide with one another or against the walls of the vessel, ठीक है, नेट लॉस नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना वो ट्रांसफर हो सकती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल। जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो सकती है, वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वो जिस फॉर्म में पहले थी, वो जिस फॉर्म में, मैं जैसे पहले यहाँ पे क्या था, इस गैस के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, इससे कोलाइड हुआ तो इसको ट्रांसफर किया, तो जिस फॉर्म में पहले थी उसी फॉर्म में अभी भी रहेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जो भी फॉर्म रहेगा उसी फॉर्म में रहेगी, ये नहीं कि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जैसे कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ कि जो आपका जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर दो मॉलिक्यूल और आपके कंटेनर के बीच में, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के बीच में कोई मतलब जो क्या कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स नहीं देखने को मिलेगा। क्या नहीं देखने को मिलेगा? तो मॉलिक्यूल्स के बीच में और मॉलिक्यूल्स के वॉल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ द कंटेनर के बीच में आपको कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपका गैस है उसमें आपको कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसा मोशन कर रहे होते हैं? टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल जो है और ये मॉलिक्यूल जो है, ये कंटेनर है, इसके पास जो मॉलिक्यूल है, तो ये ना ही इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स, ना ही इस मॉलिक्यूल और इस कंटेनर के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता तो मान लो ये दोनों दूर जाते तो दूर जाने से रोक, ये फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपका रोक लेता, लेकिन ऐसा, या फिर इस कंटेनर के पास भी कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता तो ये भी दूर जाने से रोक लेता, लेकिन कोई अट्रैक्टिव फोर्स ना प्रेजेंट होने की वजह से ये जैसा चाहे वैसा मोशन कर सकते हैं, एकदम रैंडमली जिधर चाहे जितना चाहे उतना मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको, ये भी पोस्टुलेट आपको फोर्थ वाला भी समझ में आ गया होगा कि कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। वॉल ऑफ द वेसल या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर के बीच में कोई भी, जिसमें आपका गैस रखा है उसमें आपको क्या नहीं देखने को मिलता है? उसमें आपको कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं देखने को मिलता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीटली कैसे मोशन कर रहे होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ये टोटली क्या होते हैं? एक दूसरे के मोशन के इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं कि ये इधर मूव कर रहा है तो इसकी वजह से इस पे कुछ इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा तो ये भी इधर मूव करे, नहीं, इसको जिधर घूमना होगा, जिधर मूव करना होगा उधर ये वाला मॉलिक्यूल आपका मूव करेगा, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट मोशन करते हैं, ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट मोशन। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या है, क्या नहीं प्रेजेंट है? कोई किसी भी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं प्रेजेंट है, यानी नो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है।
आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिख सकते हो, नो अट्रैक्टिव फोर्स, और जिसका रिजल्टेंट क्या है कि इंडिपेंडेंट मोशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट पे। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि जो आपका मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो मान लो बलून में गैस फिल कर दो तो वो क्या होता है, बलून अपने जो बलून का वॉल होता है उस पे जो गैस होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं ना। तो वो प्रेशर कहाँ से आ रहा होता है, वो प्रेशर कैसे आता है, तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बूम बूम कर रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं एक दूसरे से, वॉल से यहाँ वहाँ लड़ भिड़ रहे हैं। तो वो लड़ने भिड़ने की वजह से, वो कांस्टेंट मोशन करने की वजह से, मान लो कोई मॉलिक्यूल है ये, अब ये ऐसे 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 मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रेशर नहीं एक्सर्ट होगा। या फिर कोई मॉलिक्यूल ये है तो ये इसको इधर ढकेलेगा, ये यहाँ पे आ गया तो मान लो ये इसको इधर धक्का देगा। तो ऐसे क्या होगा, वॉल्स पे जो कंटेनर होगा उसके वॉल्स पे क्या जाएगा, उसके वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होता है। तो वो प्रेशर कहाँ से आता है, तो वो बॉम्बार्डमेंट की वजह से आता है। किसके बीच में बॉम्बार्डमेंट, कैसा बॉम्बार्डमेंट, तो वो आपका मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो कंटेनर होता है उसके वॉल पे फोर्स लग रहा होता है। तो द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। जिस वेसल में वो रखा है, गैस है, तो उसके ये मॉलिक्यूल्स बॉम्बार्ड होने की वजह से, एक दूसरे से टकराने की वजह से क्या होगा, सॉरी, क्या होगा, प्रेशर फील होगा कंटेनर के, कंटेनर जो है आपका वेसल जो है उसके वॉल पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट क्या है आपका, जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू एम ए, यही होता है ना। और ये क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये कौन सी मैकेनिक्स में आएगा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में। और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सेकेंड लॉ है, यानी कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है, वो क्या करता है, वो जो है वो ये क्या होता है, ये आपका मास हो गया, मान लो ये मॉलिक्यूल्स का मास हो गया, और एक्सेलरेशन है, तो ये क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। और ये क्या है, ये कितना फोर्स लगेगा, तो आपका फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, जो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं, वो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी जो ये लॉ है एम ए वाला, ये इसको कौन फॉलो कर रहे होंगे, जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इस लॉ पे गवर्न हो रहे होंगे, एम ए वाला। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट कह रहा है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो न्यूटन सेकंड लॉ है, क्लासिकल मैकेनिक्स का न्यूटन सेकंड लॉ है, वो एप्लीकेबल होगा किस पे, मोशन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो कुछ मोशन कर रहे हैं, उनका कुछ फोर्स है, कुछ मास है, तो उन पे जो है, उन पे ये एप्लीकेबल होने वाला है। कौन, तो आपके न्यूटन सेकंड लॉ किस पे, तो आपका जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन पे सेकेंड लॉ, कौन सा लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ एप्लीकेबल होगा, सेकेंड लॉ एप्लीकेबल। ठीक है, चैप्टर इजी है, बस लॉज हैं, फोर्सेस हैं, पोस्टुलेट्स हैं, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, पोस्टुलेट दिया गया है तो वो वही रहने वाला है। अब देखो, ये सारे जो पोस्टुलेट्स पढ़े हमने, ये पोस्टुलेट्स किस पे अप्लाई होते हैं, तो किस पे अप्लाई होंगे, ये सारे पोस्टुलेट्स आपके आइडल गैस पे, किस टाइप ऑफ गैस पे, आइडल गैस पे। और क्या आइडल गैस एग्जिस्ट करती है, आइडल गैस, परफेक्ट, कोई भी चीज परफेक्टली आइडल नहीं होती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, ठीक है, तो आइडल गैस यानी कोई चीज परफेक्ट नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जो आइडल गैस है उसके लिए एप्लीकेबल होती है ये कौन सी, आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किस पे एप्लीकेबल होंगी, तो आइडल गैसेस पे एप्लीकेबल होंगी। ठीक है,
और मतलब इस अब ये तो आइडल गैस प्रेजेंट नहीं है, तो जो आपके रियल गैस होते हैं उन पे क्या करेंगे, उन पे अप्रॉक्स मान के कि ये इस पे भी एप्लीकेबल होगा, मतलब अप्रॉक्स उतना एप्लीकेबिलिटी मान के अप्रॉक्स हम लोग रियल गैस के केस में लेते हैं, और इस आइडल गैस पे परफेक्टली एप्लीकेबल होता है, इस पे एप्लीकेबल होगा और इस पे हम लोग अप्रॉक्सीमेटी करेंगे। ठीक है, ठीक। तो क्या चीज देखा हमने, ये हो गया आपके पोस्टुलेट सारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट ये कहा कि जो आपके गैस जो आपके पार्टिकल्स सॉरी जो आपके गैस हैं, किसी भी कंटेनर में गैस प्रेजेंट है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और वो पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, उसी में ये भी चीज थी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो उनकी जो साइज होगी, उनकी साइज बहुत ही छोटी हो रही होगी, इतनी छोटी कि अगर टोटल वॉल्यूम से कंपेयर करें तो वो एकदम नाम मात्र के बराबर, एकदम नेग्लेजिबल है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या था, एक बार रिवाइज कर लो तो इजी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट था आपका कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली रैपिड मोशन कर रहे हैं, और रैपिड मोशन करके सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में घूम रहे हैं, और वो आपके क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे, साथ ही साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर के से भी कोलाइड करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कोलिजन कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि ये जो आपका कोलिजन है किस टाइप ऑफ कोलिजन है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यानी परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि कोई ट्रांसफर मतलब एनर्जी का लॉस नहीं देखने को मिलेगा, नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, और अगर हम पहले देखेंगे लास्ट में देखेंगे तो उतनी ही एनर्जी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और जो ट्रांसफर हो भी रही है तो वो सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक के ही में ही ट्रांसफर हो, ये नहीं कि काइनेटिक एनर्जी आपका हीट में ट्रांसफर हुआ, लाइट में ट्रांसफर हुआ, जो भी है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसे में कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर क्या था आपका, फिर ये था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, जैसे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट, तो उनके बीच में कोई भी किसी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई भी बाउंडेशन, कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा रहा होगा किसी भी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स के, ना ही दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगा, ना ही आपके मॉलिक्यूल और जो कंटेनर है उसके वॉल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, उनको जिधर जिधर मर्जी चाहे उधर वो क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, उधर वो घूमने घूमने निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो ये आपका फोर्थ पोस्टुलेट। और फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि जो प्रेशर लगता है, जो प्रेशर लगता है आपके कंटेनर के वॉल पे, जैसे बलून है तो बलून के वॉल पे, बलून के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, तो उस बॉम्बार्डमेंट की वजह से क्या लग रहा है, उस बॉम्बार्डमेंट की वजह से कुछ प्रेशर मतलब आपस में मॉलिक्यूल से कोलाइड होने की वजह से प्रेशर लग रहा है, और उस प्रेशर की वजह से जो वॉल, कंटेनर का वॉल है वहां पे प्रेशर फील होता है। अब ये हो गया आपके सारे पोस्टुलेट्स, और यहाँ पे ये हम ये बोले कि जो आपका क्या कहते हैं कि जो आपका ये जो लॉ है, क्लासिकल मैकेनिक्स का लॉ है, क्लासिकल मैकेनिक्स का न्यूटन सेकंड लॉ जो कि कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma होता है, तो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो एप्लीकेबल होगा आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, वो एप्लीकेबल होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए, आपका ये एप्लीकेबल होगा। अब ये सारे लॉज जितने पढ़े, इतना हो गया आपका क्या, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ पे सारे पोस्टुलेट्स हो गए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पोस्टुलेट्स हो गए। ठीक है, अब ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होते हैं, तो ये सिर्फ आइडल गैसेस पे एप्लीकेबल होते हैं। ये किस पे एप्लीकेबल होंगे, आइडल गैसेस पे एप्लीकेबल होंगे। और हमने ये बोला कि जो आइडल गैसेस होते हैं, परफेक्टली आइडल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई भी चीज इस दुनिया में परफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, कोई बोलता है आई एम परफेक्ट, तो नो, ही इज नॉट परफेक्ट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ठीक है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं एग्जिस्ट करती है, कुछ ना कुछ इनपरफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि उसके अंदर परफेक्ट नहीं होगा।
है ना। तो परफेक्ट चीजें नहीं एग्जिस्ट करती हैं, यानी आइडल गैस, कंप्लीटली आइडल गैस नहीं एग्जिस्ट करती है। तो जो रियल गैसेस होती है उन पे हम इनको अप्रॉक्स मान के कि ऐसा ही हो रहा होगा हम ले रहे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आई होप आपको जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो आगे अब इसके आगे क्या है आपका, इसके आगे हमें पढ़ना है गैस लॉस के बारे में। ठीक है, तो गैस लॉस को आपने पढ़ रखा है, एक बार हम बस गो थ्रू कर देखेंगे, बस एक बार नजर डालेंगे कि कौन से गैस लॉस क्या कहता है, और बस इस पे ज़्यादा नहीं देखना है, बस आपको देखते चलना है कि आगे जो हम वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट देखेंगे और वो सारी चीज़ें जो देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बॉयल्स लॉ को समझ लो, गैस लॉस को सारा देख लेते हैं बस एक बार जल्दी जल्दी में, कि अगर कोई भी गैस है जो इसका, अगर हम किसी भी गैस को डेफिनेट मास में ले लें, डेफिनेट मास में किसी भी गैस का एक पर्टिकुलर मास उठा लो और उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या ले ले, n ले ले, मास को एक डेफिनेट मास ले लिए m, और ये n क्या है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस डेफिनेट मास ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास n मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो गिवन मास ऑफ गैस होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गिवन मास ऑफ गैस होगा वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, ये इक्वेशन लिखो, जो PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/3 MnC स्क्वायर है ना, ये क्या है, तो MnC स्क्वायर ये जो आपके क्या होते हैं काइनेटिक थ्योरी के इक्वेशन है। ठीक है, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन यही कहता है, तो इसमें जो ये वाला साइड होगा ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो PV इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो इसको कांस्टेंट ले लिए, इसको कांस्टेंट ले लिए, और C तो कांस्टेंट ही रहता है ना, और ये 2/3 1/3 ये तो कांस्टेंट ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, तो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। तो P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस है, P प्रेशर ऑफ द गैस है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू, ऐसे बोलेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक, ये आपका क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है। अब नेक्स्ट लॉ है वो है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जब आपका क्या कांस्टेंट हो, बॉयल्स लॉ में हम आपके किसको कांस्टेंट रखें, तो टेम्परेचर को, लेकिन चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो जब आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है तो जो वॉल्यूम होता है, गिवन मास का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कैसे वेरी करता है, तो वो इनवर्स क्या कहते हैं, डायरेक्टली वेरी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली वेरी करता है। क्या क्या कहना चाह रहा है कि जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो प्रेशर कांस्टेंट पे ये जो आपका कहाँ गया, जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। फिर है एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन, under the same condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. This is known as Avogadro's law. Avogadro's law क्या कहता है कि कोई भी दो वो ले लो, दो कंटेनर ले लो, इसमें क्या रख दिए, इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, दोनों में क्या रखें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रखें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रखें, तो इसमें क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रखें तो इसमें क्या होगा, अगर इन दोनों पे टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखे, दोनों पे टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, यानी मान लेते हैं इसमें N1 मॉलिक्यूल है, इसमें N2 मॉलिक्यूल है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, वो इक्वल होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका क्या कहते हैं, अगर आप
एक कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस लो, एक कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस लो, और उसमें भी क्या करो, उस कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस में टेम्परेचर और प्रेशर को सेम कर दो। तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम करने की वजह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे N1 N2 वो इक्वल होंगे। ये क्या है आपका, ये एवोगाड्रोस लॉ है। ये क्या है आपका, एवोगाड्रोस, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, यहाँ से एवोगाड्रो लॉ कुछ कहता है, क्या कहता है कि जो मोलर वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाई करता है अपने गैसेस स्टेट में। ठीक है, मोलर वॉल्यूम क्या, जो 1 मोल ऑफ गैसेस अपने गैसेस स्टेट में जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और ये मोलर वॉल्यूम एनटीपी पे, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एक होता है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये 22,414 डीएम क्यूब होता है। ठीक है, वुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब वो क्या कंटेन करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, यानी N1 N2 के बराबर होगा। अब 3 गैसेस होंगे तो N3। ठीक है, ये सो ऑन। ठीक, तो चार्ल्स लॉ क्या कहा कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दो तो क्या होगा, N1 आपका जो होगा वो N2 के इक्वल हो जाएगा। कब, फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसी को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर 1 मोल ऑफ गैस के लिए देखें, और वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोस नंबर, जो कि होता है Na। और जो कि Na होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, जो आपका Na होता है वो किसके इक्वल होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स पर मोल। ठीक है, तो ये जो Na होता है वो इसके इक्वल होता है, और जो क्वांटिटी N/Na होता है वो क्या देगी, ये जो आपका N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, तो इससे हमको N/Na मिल जाता है। ठीक है, अगर क्लास 11th में और 12th में न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दिए होंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी आपको। ठीक है, तो वहाँ पे Na की वैल्यू हम 6.022 इंटू 10⁻23 मोल पर मोल ले लेते हैं, और ये क्या है N, तो N जो होता है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ले रहा है। हम बोले ना 1 मोल ऑफ गैस के लिए एनटीपी पे, तो नंबर ऑफ मोल्स N लेंगे, और यहाँ पे N की वैल्यू N/Na हो जाएगा। ठीक है, ये हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ठीक, उस गैसेस सब्सटेंस का। फिर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, तीनों लॉ को मिलाने की हेल्प से जो हमको इक्वेशन मिला ना, और वो आपका प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स है ना, इन तीनों फैक्टर्स पे जो डिपेंड कर रहा था वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो एक लॉ के अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वी, जो सबको वी के टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, सबको वी के टर्म्स मिलेंगे, तो वी के टर्म्स में ये जो क्या कहते हैं आपका बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ वी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। और सिमिलरली जो आपका एवोगाड्रो लॉ है, तो वहां पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N के। तो यहाँ पे इन तीनों को कंबाइन करेंगे जब हम, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, अब देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है, देखो यहाँ पे 1/n हो गया और TP हो गया, यानी कि हटाओ, यानी TP/n हो गया। अब जब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो इसको क्या लिखते हैं, RTP/n। ठीक है, ये R कांस्टेंट है, तो RTP/n। ठीक है, तो यहां से ये n तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/p है ना, सॉरी मुझसे गलती हो गई,
ये T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है ना। और इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से ये R आएगा RTN अपॉन P, ठीक है, RTN अपॉन P। और यहाँ से ये P को इधर उठा के लाओ तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये V इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल टू RTN अपॉन P। अब V को उठा के इधर लाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V को उठा के इधर, P को उठा के इधर लाओगे तो VP इज इक्वल टू RTN, ठीक है। या फिर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन हर एक बच्चे के जुबान पे होगी, है ना। तो इक्वेशन कहाँ से आती है, इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन करने की हेल्प से आपको इक्वेशन मिलती है और लास्ट में इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT मिल जाती है, ठीक है। अब डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर 3-4 गैस एक ही में प्रेजेंट है तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किससे देंगे, वो टोटल प्रेशर आपका P से दे रहे होंगे। और वो P किसके बराबर होगा, तो P जो उसमें 4-5 गैसेस हैं तो उन 4-5 गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यानी मान लो कोई गैस A है तो यानी इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। फिर कोई गैस B है तो उसका प्रेशर P भी ले लो, ऐसे ही चलते जाओ और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल P, यानी कि ये क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी सबका पार्शियल प्रेशर का सम करोगे तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो लग रहा होगा वहां पे मिल जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखा और साथ ही साथ सारे गैस लॉस को भी डिस्कस किए हैं। आई होप आपको गैस लॉस भी और साथ में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी सारे पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए होंगे। और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आपका एवोगैड्रोस लॉ, फिर आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ये सारी चीजें भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे क्या, वाटर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट को देखेंगे और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।